बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सुहरवर्दी। हमने 2014 का पहले टाइम का और दूसरे टाइम का क्वेश्चन जो है वो हल कर दिया। आज हम 2015 का पहले टाइम का जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। अभी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फाइनल अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो सवाल हल कर रहे हैं। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ें जो हैं वो देखें आप कि एक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, इससे बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये क्या सीन है कि जी, और फिर ये एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं। ये सवाल यकीनन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और इसको आप थारोली रीड कर लेंगे। हमने क्या किया कि हम इस ट्रायल बैलेंस से अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, हमने ट्रायल बैलेंस बनाने में जो हिकमत इख्तियार की है वो ये है कि हमने बैलेंस शीट फॉर्मेट में कि इधर हम कैपिटल लाइबिलिटी वगैरह और क्रेडिट चीज़ें और इधर डेबिट चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं, और हमने ये 3-4 पॉकेट्स भी बनाई हुई हैं। ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स की पॉकेट है, ये हमारे करंट एसेट्स की पॉकेट है, ये हमारे एक्सपेंसेस की पॉकेट है, ये शेयर होल्डर से रिलेटेड जो फिगर्स हैं वो पॉकेट है, यहाँ हम सेल से रिलेटेड जो है वो पॉकेट लिख देते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और फिर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, ये सारा कुछ वही है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसमें मासवाए ये कि जी ट्रायल बैलेंस में अमूमन हमें ओपनिंग स्टॉक दिया होता है और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में दिया होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी दे दिया। अब उसके साथ ही उन्होंने हमें जो है कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं। पहले हम क्वेश्चन पे जाएं तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। पेड कैपिटल इसमें भी दिया हुआ है और यहाँ भी उन्होंने बता दिया। डेप्रिसिएशन है 10% पे, और क्रेडिट सेल्स हैं 3450 की जो बुक होने से रह गई थी, उनको हमने बुक करना है। इसका मतलब है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट आएगी। जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो इसकी वजह से उसमें एडजस्टमेंट आएगी। पहले ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करके हम नया ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, 4% पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम निकालेंगे। दी डायरेक्टर्स जो है 5% पे डिविडेंड है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 30,000। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं हैं, हम इनको 1 बाई 1 देख लेते हैं कि जी क्या मांगा है हमसे। ये ट्रायल बैलेंस हमने एज इट इज़ लिखा है। अब इन सवालों का जो तरीक़ाकार है वो यही है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हैं कि ये 0000 आ रहे हैं, कामा लगा हुआ है। आप अगर ये ज़ीरो ना लिखें, यहाँ 218, 70, 12 इस तरह से लिख लें, तो ये आप रफ काम में लिख रहे हैं, और जहाँ ये मतलब 250 है तो ये इशारिया 25 कर लें। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर पे इनको रिकंसाइल करने में, कैलकुलेट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिगर्स शार्ट हो जाएंगी उनका, लेकिन ज़रब शरब देने में, कैलकुलेशन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये अपने ट्रायल बैलेंस बनाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2। पहली एडजस्टमेंट तो ऑथराइज कैपिटल वगैरह की थी, डेप्रिसिएशन की है 10%। ये हमने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है, ये डेबिट हो गया। और इधर जो है ये हम एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। प्रोविज़न का मैंने पहले भी दोनों सवालों में बताया कि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट की होती है, कि कल को अगर हमने इन एसेट्स को रिप्लेस करना है तो हमारे पास एक रिज़र्व की सूरत में, एक लाइबिलिटी की सूरत में, जैसे हमने इन क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, जैसे ये डिविडेंड के पैसे देने हैं, ऐसे ये एक लाइबिलिटी हमने देनी है। तो इन
इस लाइबिलिटी को ये फंड्स और एसेट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और हम यानी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी एडजस्टमेंट का है। तो ये जो कह लें कि फंड्स हैं वो इन एसेट्स को, ये बैलेंस शीट पे अगर हम देखें तो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब जो हमने ये एक्सपेंस बुक किए वो इसीलिए किए कि अब अल्टीमेटली तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं ना जी। तो ये इस कह लो कि इसकी नेचर ये होती है कि ये लाइबिलिटी है, लेकिन आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये कंपनी के अंदर की ही लाइबिलिटी है। ये जी एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्ट नंबर 2 जो 3 जो है वो ये थी कि हमने जो है वो सेल बुक नहीं की थी। तो अब डेबिट हो जाएगा डेटर्स इतनी अमाउंट से, और सेल जो है वो हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी इतनी अमाउंट से क्रेडिट होके, रेवेन्यू इंक्रीज़ करके। अच्छा जी, आगे है प्रोविज़न। अब प्रोविज़न को मैंने हाईलाइट किया। एक तो सूरत ये थी कि जो एक्चुअल डेटर्स हैं उनमें ये डेटर्स ऐड करके फिर उसका 4% लेते तो वो इतनी कोई राउंड फिगर आ नहीं रही थी, ठीक है, मतलब वो 278 टाइप फिगर आ रही थी। तो मैंने इसको यही समझा है कि एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि हम जो डेटर्स उसने दिए हुए हैं उसका ही 4% लें, तो हमने अभी उसका ही लिया। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये होना एक्चुअली यही चाहिए। होता यह है कि जो कंसेप्चुअली तो यही है कि ये ऐड हो के ले, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली ये ऐसे ठीक है जैसे ये कर दिया है। प्रैक्टिकली इसलिए कि जो डेटर्स जो हैं वो पुराने थे, ये तो अभी सेल ही बुक नहीं हुई, आज बिका है, ये बैड डेट तो नहीं ना होने लगा। तो जो पुराने डेटर्स थे उस पर एक लंबा प्रोसेस, अब तो चलो कंप्यूटर का ज़माना है, उस पर एक लंबा प्रोसेस होता था जिसको हम कहते थे एजिंग ऑफ द अकाउंट्स। वो एजिंग करके तो उससे फिर अभी कंप्यूटर में भी उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है कि हम उससे डिटरमिन करते हैं कि कौन से जो लोग हैं वो पैसे नहीं देंगे और बैड डेट्स हैं और ये कितनी परसेंटेज बनती है। तो वो हम एक एहतियाती लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं और उसका एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। बाद में अगर एंड ऑफ द ईयर जो है वो इस अमाउंट से कम बैड डेट्स हों तो हमारे इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाएं तो वो मज़ीद इस प्रोविज़न को ऐड कर देते हैं, प्रोविज़न बची रह जाती है और एक्सपेंस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस कम हो जाते हैं। अच्छा जी, इसको हम इंशाल्लाह जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो इस पे हम एक लंबा लेक्चर देंगे, एक पूरा 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर है। टैक्स की प्रोविज़न हमने दे दी, टैक्स की प्रोविज़न रख ली और टैक्स एज आ एक्सपेंस समझ लें कि डेबिट हो गया और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। डिविडेंड जो है ये एक्सपेंस नहीं होता, ये प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है, हम बांटना है कि जी कितना प्रॉफिट किस तरफ जाएगा, इस जो प्रॉफिट हो गया है उसको हम क्या करेंगे, ये शेयर होल्डर्स को दे देंगे, इतना हम रिज़र्व रख लेंगे। रिज़र्व में और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में फ़र्क ये होता है कि रिज़र्व जो है वो ख़ास मकासद के लिए रखे जाते हैं कि बाद में जी हमने ये फ़लाँ कंपनी ख़रीदनी है या फ़लाँ जगह पे जगह ख़रीदनी है, फ़लाँ नया प्लांट लगाना है, इतनी कैपेसिटी बढ़ानी है, गाड़ी लेनी है, जो भी वो रिज़र्व्स जो हैं वो इस मकसद के लिए रिज़र्व रख दिए जाते हैं। और उन रिज़र्व्स के अगेंस्ट जो है वो बाद में प्रीमियम शेयर प्रीमियम भी कर लें जी इन्वेस्टर्स की ये इन्वेस्टमेंट पक्की हो गई। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में नहीं है, इन्वेस्टर को जो जिसने पहले से शेयर लिए हुए थे उनको अब 2 शेयर्स की बजाय 3 शेयर पे डिविडेंड मिला करेगा, उनको एक एक शेयर जो है मज़ीद दे दिया। ये प्रीमियम शेयर या मतलब वो इस तरह से भी डिविडेंड जो है वो शेयर की सूरत में भी दे देते हैं और वो फंड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं जो रिज़र्व वाले होते हैं, तो ये री इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये बैरल एडजस्टमेंट हमने देख ली, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब भी हमारा ये बैलेंस ठीक है। अब आप अगर गौर फरमाएं तो हमने ये तरीक़ाकार इसीलिए ही अपनाया है कि इस सूरत में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं, यहाँ कौन सी आइटम है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारे एक्सपेंस है, ठीक है, यहाँ सेल हो सकती थी और ये एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। इन 2 पॉकेट्स के अलावा हमने ये जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें हैं
इसमें जो रेवेन्यू, ये एक्सपेंस है 2, ये एक्सपेंस 3, ये एक्सपेंस 4, ये प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन 5, ठीक है। और इधर ये सेल जो है ये एडजस्ट होगी। तो एडजस्टमेंट्स में ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स हैं, बाकी आइटम्स बैलेंस शीट की हैं, ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। तो इनको हम तरतीब से एक आइटम जब वहाँ से उठाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट उठाया तो देखेंगे कि यहाँ कोई चीज़ उसके साथ एडजस्ट तो नहीं हो रही, हमें पता है कि सेल नहीं एडजस्ट होना, ठीक है। फिर हम यानी उस ट्रायल बैलेंस के बाद हम यहाँ देखेंगे, आइटम लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट की एक आइटम उठाई, जैसे एसेट उठाएंगे तो उसके साथ ये डेप्रिसिएशन उठा लेंगे। फिर हम डेटर्स उठाएंगे तो उसके साथ ये डेटर एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। और ये जो प्रोविजन फॉर डेटर्स है, बैड डेट्स, ये वहाँ से लेस कर देंगे। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप अगर गौर करें तो ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, ये सेल मिस हो गई थी, ये सेल इसमें ऐड की तो 1,80,000 की हमारी सेल हो गई। अब ये 3 जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये हम इनको ग्रॉस प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ये यहाँ ऊपर भी ट्रीट कर सकते हैं। कैरिज आउटवर्ड जो है वो अमूमन सेल्स पर होता है, ठीक है। और सैलरीज एंड वेजेस है, अगर सिर्फ सैलरीज हों तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब एंड वेजेस है तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है। और डेप्रिसिएशन जो है प्रॉपर्टी की है या बिल्डिंग प्लांट की, मोस्टली डेप्रिसिएशन जो इस तरह की होती है वो हम अपनी ट्रेडिंग जो एक्टिविटी है ग्रॉस प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन में वहाँ यूज़ करते हैं। गो के एंड रिजल्ट्स पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है, ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे के जो मैनेजर्स जो हैं वो ये ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन करने में उनकी तो परफॉर्मेंस ये है ना जी कि हमने 1,80,000 का जो है वो प्रॉफिट कमाया है, जबकि जब ये 3 एक्सपेंस इसमें से माइनस हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ खड़ा होगा, वो 1,80 जो है उसका वो 80 पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, 80 से भी कम 70 पे खड़ा हो जाएगा। तो अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 70 की नज़र से देखी जाएगी, 1,80,000 की नज़र से उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी। तो ये इसकी हिकमत होती है। और हमारे सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके दोनों ट्रीटमेंट हैं, ये वहाँ भी अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन करने में भी यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है। खैर ये हमारे जो है ये एडजस्टमेंट से आया, ये ट्रायल बैलेंस से आया, ये एडजस्टमेंट से आया, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट से, और ये हमारे बैड डेट्स दिए हुए थे। तो हमारा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, बिफोर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो ये हमारे प्रॉफिट आ गया। इसमें से इंटरेस्ट निकल जाएगा तो नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर टैक्स, टैक्स निकल जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। अब जो पुराना बैलेंस था वो हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन जो है वो था 1,08,450 रुपये। इसमें से हमने ये डिविडेंड जो है इंटरम डिविडेंड दिया हुआ था, ठीक है, इंटरम डिविडेंड दिया हुआ था यहाँ ये, ठीक है, 24,000 डिविडेंड यहाँ दिया हुआ था, ठीक है। और एडजस्टमेंट में हमने क्या किया है, इंटरम डिविडेंड दिया हुआ था और फिर डिविडेंड 17,500 का नया इशू किया है, और जनरल रिजर्व्स जो हैं वो 10,000 के हैं। अब यहाँ ये है कि ये एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व नहीं जा रहे, ये ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, और ट्रायल बैलेंस में जनरल रिजर्व्स का भी दिया हुआ है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी दिया। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो है वो एज आ एक्सपेंस कह लेंगे, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशंस कह लें, ठीक है, कि ये जो 74,000 आया था, ठीक है, उसमें से ये अभी निकलने वाला था, ये एडजस्ट नहीं हुआ, और जो जनरल रिजर्व्स हैं उनमें ये चला गया हुआ है, ठीक है, यानी ये डेबिट हो गया और जनरल रिजर्व्स क्रेडिट हो गए। इस तरह से समझ लें कि ये एंट्री ऑलरेडी दी हुई थी, तो अभी ये जनरल रिजर्व्स में ऐड नहीं कर देना, ये एक टेक्निकल गलती है, इसको ज़रा ख्याल रखना, ठीक है। तो अब ये हमने अप्रोप्रिएट कर दिए, 51,500 के एक्सपेंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट कर दिए हमने, ठीक है, 51,500। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 56,950 का वो हमें मिल गया, और वो हम प्रॉफिट बैलेंस शीट में फिगर ले गए
वो आ गई ये। ठीक है, ये फिगर हमें ट्रायल बैलेंस से मिल गई। अब ये देखें, ये भी में भी 1 नंबर का हो ये लिखना। ठीक है, कि जो दिया हुआ है और ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का ये लिखना यहाँ ज़रूरी होता है कि इतने हैं ऑथोराइज। ये एक्चुअली फ़ीस वगैरह और रजिस्ट्रेशन हुई होती है, उस हवाले से इनका जो है वो कहते हैं कि जी ये कहाँ इनका क्या सीन है, कितनी कैपिटल के लिए ऑथोराइज्ड है। और ये प्रीमियम है, यहाँ लिखना भूल गया, प्रीमियम शेयर्स, ये भी ट्रायल बैलेंस के है, ये हमने कैलकुलेट किया। जनरल रिजर्व्स जो हैं ये आप देखें हमें दिए हुए थे। ठीक है, हमें नए नहीं हैं, ये हमें ट्रायल बैलेंस में ही दिए हुए थे। अच्छा जी, आगे डिबेंचर्स भी हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, ये भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हमने एक तरफ तो प्रॉफिट एंड लॉस में से वहाँ से लॉस किया प्रॉफिट, और दूसरी तरफ ये हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। ठीक है, वहाँ समझो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो गया और यहाँ लाइबिलिटी के तौर पे क्रेडिट हो गया। क्रेडिटर्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, और डिविडेंड पेएबल का भी यही सीन है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो डेबिट किया है विद दिस एक्सपेंस, या कह लें कि ये एक लाइबिलिटी क्रिएट की और वो हमने वहाँ जो है एक्सपेंस जो है वो कर लिया। इस तरफ अगर देखें प्रॉपर्टी है तो डेप्रिसिएशन है, ये हमने एडजस्टमेंट से उठाया, ये ट्रायल बैलेंस से उठाया, ये एडजस्टमेंट से उठाया। एक आइटम जब हमने प्रॉपर्टी की ये उठाई है तो हमने देखना है इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है जी, वो डाल के नेट प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई। टेक्निकल नो हाउ का उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये टेक्निकल नो हाउ होती क्या है कि कहीं से कोई किसी के साथ मुआहदा किया, कोई स्पेशल नॉलेज आपके पास आया है जिसकी बड़ी वैल्यू है और उस पर आपने बाकायदा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जब आपने उस पर इन्वेस्ट किया है तो वो कुछ अरसा आपको उसका बेनिफिट होना है, और उस बेनिफिट की वजह से हम कहते हैं कि ये टेक्निकल नो हाउ हमें हुई है। तो ये एक कह लें कि इनटेंजिबल एसेट होता है जो विद पैसेज ऑफ टाइम इसको हम अमार्टाइज कर देते हैं, डेप्रिशिएट कर देते हैं, इसमें दिया नहीं हुआ। बहरहाल फर्नीचर जो है उसकी डेप्रिसिएशन दी हुई थी, वो भी हमने नेट करके लिख दी। स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, वो हमने लिख दिया। बिल रिसीवेबल जो हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस से लिए हैं। ये देखें डेटर्स जो हैं वो 1,15,000 के थे, 3,450 के नए डेटर्स हमने बुक किए थे, प्लस उसमें जो प्रोविजन हमने ये नई डाली, ये एक्चुअली इसी तरह प्रोविजन यहाँ आनी चाहिए ना, तो यहाँ क्यों लिखते हैं? यहाँ इसलिए लिखते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेटर्स है वो भी यहाँ नज़र आ रही हो, और उसको लेस करके जो एक्चुअल उसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड रिसीवेबल है वो भी यहाँ नज़र आ रहा। ठीक है, तो दोनों फिगर्स जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हों। और ये मैंने बताया था कि ये एक्चुअली 1,15,000 का 4% है, 1,18,000 का 4% नहीं है। तो कर हम उस तरह से भी सकते हैं, बैलेंस हमारा फिर भी हो जाना है और टेक्निकली वो भी दुरुस्त होगा। लेकिन यहाँ ये है कि ये जो 1,15,000 के डेटर्स थे उनका हमने एनालिसिस किया, उसमें से हमने ये कंक्लूड कर लिया। बाद में हमें पता चला कि ये एक बुक होने वाला रह गया, ये तो ताज़ा है, ये बैड डेट नहीं करेगा। बात समझें, ये थ्योरी है इस ट्रीटमेंट की। और कैश एट बैंक भी हमें ट्रायल बैलेंस में मिल गया। तो अब आप अगर गौर करें तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई, दोनों साइडें बैलेंस हो गई, और हमने एक तरीक़ाकार भी आपको बता दिया कि ये सवाल हैंडल कैसे करना है। आप 3-4 सवाल जो हैं वो इस तरीक़ाकार से हल करें एट होम, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व फास्टली एंड सेव टाइम इन द एग्ज़ाम्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। फ़िलहाल इजाज़त दें, हम अगला सवाल लेके आपके पास जल्द हाज़िर होते हैं।